हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने इस वीडियो में लास्ट सेक्शन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय द न्यूटन। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास और वेट का रिलेशनशिप, और साथ में केजीएफ और जीएफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, और इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्विंग मेथड अबाउट अंडर द मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है पर ज्यादा नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, तो लॉज ऑफ मोशन तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, उससे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट एक और दे दिया यहां पर, जिसे उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अर्थ के रिलेशन में नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में लगता है। अब जब पूरे यूनिवर्स में लग रहा है तो मतलब यूनिवर्स के सारे प्लैनेट, सोलर सिस्टम, पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल जो यूनिवर्स में है सब पर यह लग रहा है। यहां पर हम और अर्थ के बीच में भी यही लग रहा है, वो ग्रेविटी फोर्स से डिफरेंट है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी एक फोर्स लगता है। जो आपने 5 तरह के कांटेक्ट फोर्स पढ़े और 3 तरह के नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़े, उसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक इसके बारे में पढ़ा था। तो क्या है? ड्यू टू द मासेस, ड्यू टू देयर मासेस, अगर दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज यूनिवर्स में कहीं पर भी हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और वो सेपरेटेड है एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरे से, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने ये बताया और उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन से? आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात आई कि ये 2 पार्टिकल्स हैं, 2 बॉडीज हैं जो कि सर्टेन डिस्टेंस r पर रखी हैं। इस बॉडी का मास m1 मान लिया, इस बॉडी का मास m2 मान लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। देखिए, m1 के रिलेशन में और m2 के रिलेशन में ये देखिए 2 फोर्सेस हैं, F12 F21, यानी F सेकेंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अट्रैक्ट करने में लग रही है, और यहां पर m1 से m2 पर यानी F12, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, नो मैटर मास अलग अलग है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्स में कहीं पर भी, और ये फोर्स ड्यू टू देयर मासेस है, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होता है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है, यानी इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस है, वो भी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इसके बारे में भी हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फोर्स का, नॉन कांटेक्ट फोर्स में। तो देखिए, जैसे जैसे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होता जाएगा। मींस ये 2 इक्वेशन हमारे सामने बन के आ गई इन स्टेटमेंट के आधार पे। तो फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 बॉडीज and inversely proportional to square of the distance between them। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन करा तो देखिए F proportional to m1 m2 upon r स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल G, तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूज करेंगे, F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r स्क्वायर। ये G जो है इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। अगर फोर्स 1 न्यूटन का है और ये मासेस 1 किलोग्राम ईच है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर है, सब कुछ 1 है, तो अगर हम G को सॉल्व करें तो G का फॉर्मूला बनेगा G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये बन के आ जाएगा। और G की यूनिट क्या बन के आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में तो स्क्वायर हो गया, और मास 2 बार है तो यहां किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बना सकते हैं आप इससे, और उसकी यूनिट बना सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू आती है मैथमेटिकली, जब ये सभी 1 न्यूटन है, ये 1 किलोग्राम और डिस्टेंस
1 मीटर है, उस समय पे जो वैल्यू आती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि kg-2। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे और जी की वैल्यू आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर लिखनी है, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में पेपर में आपको ये गिवन हो, तो ये जी की वैल्यू यहां आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। और इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी जो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग अर्थ और उसके रिलेशन में उस पर रखे हुए कोई ऑब्जेक्ट या उसकी तरफ गिरने वाले ऑब्जेक्ट के रिलेशन में बात कर लें, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब है इसका? जैसा कि मैंने बोला, यूनिवर्स में हर जगह पार्टिकल्स के बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है ड्यू टू देयर मासेस। तो अर्थ भी तो यूनिवर्स में ही आते हैं, हम लोग भी तो उस पे यूनिवर्स में हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी तो सब यूनिवर्स में हैं। तो अब हम अर्थ और उसके रिलेशन में जो एटमॉस्फेयर में ऑब्जेक्ट हैं उसकी बात करते हैं। तो अर्थ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखें तो अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता है। आप सब कहते हैं यस सर, ऐसा ही होता है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या 10 जनरल वे में लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब दो टर्म आ गई, एक है ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में क्या फर्क है भाई? एक फोर्स है तो एक एक्सेलरेशन है। और हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, जैसे कि आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में, तो यहां पे बन जाता है F इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स बनता है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक अर्थ बनी हुई है, ये अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का सेंटर है। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस कैपिटल आर। और अर्थ का मास हमने मान लिया कैपिटल एम, ये अर्थ का मास है, क्योंकि मैंने बोला ना यूनिवर्सल लॉ किसमें लगेगा? मास के रिस्पेक्ट में लगेगा। तो अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर। अब अर्थ के ऊपर रखी हुई बॉडी हो वो भी अट्रैक्ट होती है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, और ऊपर से बॉडी गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो ये बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, ये ऊपर से नीचे गिर रही है। जब हम कहते हैं अर्थ पे गिर रही है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि किधर जा रही है? अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है। इस पूरे एटमॉस्फेयर में जितनी भी बॉडीज हैं अर्थ के रिलेशन में, वो अर्थ पे जब गिरती हैं तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ जाती हैं। और जब वो नीचे की ओर गिरती हैं, इसका मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। किसके बीच में? उस बॉडी जो कि गिर रही है और अर्थ के बीच में। तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उसको, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। एट द सेम टाइम बॉडी भी अर्थ को खींच रही है अपनी तरफ, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर लगता है वो। लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है, साइज इतना बड़ा है, ह्यूज है, कि उस फॉलिंग बॉडी के रिलेशन में हमें पता ही नहीं लगता है। फेल, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है, एक पुलिंग फोर्स से गिर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से गिर रहा है। उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब बॉडी नीचे गिर रही होती है तो उसमें वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हम कहते हैं जी, स्मॉल जी, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ के अंदर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसके कारण कोई भी बॉडी लगातार नीचे आती चली जाती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो उसको अपने हमेशा नीचे खींचती है F इज इक्वल टू mg के रिलेशन से, जिसको हम वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर ये बॉडी जब नीचे गिरेगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो ग्रेविटी फोर्स वो है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी विच इज कॉल्ड द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। ऑन द बॉडी लग रहा है। और अगर हम अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर दें लॉजिक इस पे, तो हम जानते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि m और स्मॉल m के रिलेशन में होगा, और इनवर्स रिलेटेड विद द डिस्टेंस। तो हम जब ये मान के चलते हैं कि ऊपर से नीचे बॉडी गिर रही है, तो अब आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? देखिए यहां पे कैपिटल R लिखा है, रेडियस, क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो इतनी ज्यादा है कि उसके रिस्पेक्ट में आप कहीं से भी ऊपर से बॉडी फेंकेंगे तो कितना ले लेंगे भाई? एटमॉस्फेयर हमारा कितना है?
4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के रिलेशन में, तो वो तो नेग्लिजिबल है। अर्थ की रेडियस के रिलेशन में जो बहुत ज्यादा है, अभी देखते हैं कितनी है। तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि अर्थ की सरफेस से वो डिस्टेंस लिया जा रहा है जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, क्योंकि जब आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहां से थोड़ी नीचे अर्थ पे गिर के आती है बॉडी, इसमें तो वैक्यूम है। तो मैं सारी बातें ये कर रहा हूं अर्थ के एटमॉस्फेयर के रिलेशन में वो नीचे गिर रही है बॉडी। ग्रेविटी फोर्स कहां लग रहा है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलेटेड ऑब्जेक्ट पर। तो हम यहां पे डिस्टेंस कितना लेंगे ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में? कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो लगेगा ही। कैपिटल एम अर्थ मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करें, इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो देखिए कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मैंने यूनिट नहीं लिखी है, सब ऐसा यूनिट में है। मास ऑफ द अर्थ देखिए कितना ज्यादा है, 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। और स्मॉल एम कितना ले रहे हैं मास ऑफ द बॉडी? याद रखिएगा हम यहां क्या ले रहे हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मास ऑफ द बॉडी विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज 1 किलोग्राम। तो यहां 1 लिख दिया, 1 केजी, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेडियस। तो रेडियस ऑफ अर्थ देखिए कितनी ज्यादा है, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने आंसर आता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ, यानी जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। अब सोचिए, अभी अभी मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी बोलते हैं, स्मॉल जी, जो आप हमेशा से जानते हैं, इसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं यहां पे बोल रहा हूं 9.8 न्यूटन, इट इज द फोर्स। तो फोर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। मींस इसका मतलब ये जो 9.8 न्यूटन है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मास है, वो कितना है, 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम मास हो गया, तो 1 किलोग्राम मास हो गया, और बचा हुआ क्या है, प्रोडक्ट है एक्सेलरेशन के साथ में, जिसे हम कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी तो ये 9.8 आएगा। तो 1 किलोग्राम मास इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि F इज इक्वल टू mg। फॉर्मूला बन गया, जिसको हम वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये g की स्मॉल g जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बन गया है। सब्जेक्ट टू कंडीशन 1 किलोग्राम का मास लेके हम ये निकाल रहे हैं, और ये वैल्यू स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यू है। हमेशा चाहे किसी भी वजन की किसी भी तरह की बॉडी हो, उस पे हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। मास 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है, कांच की बॉल है, लोहे की बॉल है, कुछ भी गिरे, एक्सेलरेशन वही उसी अफेक्ट से नीचे आएगी बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। तो देखिए अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी ऑफ द मास 1 किलोग्राम बाय ए फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अंडर द एक्सेलरेशन अफेक्ट। कितना है ग्रेविटी अफेक्ट का, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी भी देख लें भाई, क्योंकि रिलेशन तो है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका रिलेशनशिप विद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आइए सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जरा और डिटेल में समझ लें। तो जैसा कि हमने देखा कि अर्थ के सेंटर की तरफ हर बॉडी गिरती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, तो विद एक फोर्स के साथ गिरती है जिसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। और फोर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास अगर 1 किलोग्राम था तो हमने अभी अभी निकाला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उस रिलेशन में हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ। मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ, जो अर्थ की तरफ गिर रही है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और किस तरह का एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। तो जितनी भी बॉडीज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ हैं, उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्ट करता है। नो मैटर वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है बॉडी की नीचे आने पे,
या ऊपर जाने पे वेलोसिटी कम होती जा रही है बॉडी की, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। एंड दिस इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज, नो मैटर उनका शेप, साइज, मास क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी। यानी जी का मास से, ऑफ द बॉडी से, उसकी शेप से, साइज से रिलेशन नहीं है। यह बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के कारण है। यानी अर्थ के और बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसके कारण ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होती है। और ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है एवरीवेयर ऑन द अर्थ, चाहे बॉडी ऊपर को जाए चाहे बॉडी नीचे को आए। एक बात, अब जैसा मैंने अभी बोला कि शेप और साइज और मास से रिलेटेड नहीं है, तो आप एक सेम हाइट पर एक लोहे की बॉल ले लीजिए, एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, सेम हाइट से दोनों को छोड़ दीजिए, तो हम ये मान के चलें कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मीडियम एयर नहीं एक्ट कर रहे हैं, उसी कंडीशन में है, वो दोनों हमेशा एक साथ साइमल्टेनियसली सरफेस ऑफ अर्थ पे गिर जाएंगे ड्यू टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 1 किलोग्राम है चाहे 18 किलोग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जी का इफेक्ट आता है। लेकिन आप कहते हैं ऐसा तो नहीं होता है, कागज ऐसे ऐसे हिलता रहता है, बॉडी गिर जाती है लोहे की, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ऊपर की ओर आप थ्रस्ट लगा रहे होते हैं, वो भी एक अलग डिटेल साइंस है, तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सो द बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मासेस, शेप एंड साइज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम द सेम हाइट, subject to condition no friction of air is there, then they will reach to the surface of the earth simultaneously, एक साथ पहुंच जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि फ्रिक्शन है वो भी बहुत जरूरी है अर्थ के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई। अब जैसा कि मैंने बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। इसका मतलब जितना किसी बॉडी और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ग्रेविटी फोर्स है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो अगर कोई बॉडी यहां पर आ गई, अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, ये अर्थ है, इस अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, तो इस पे दो तरह के फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो एक्ट करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, और दूसरा है F इज इक्वल टू एम जी, वेट ऑफ द बॉडी, और ये दोनों बराबर होंगे ना आपस में। तो देखिए, तो F ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रिलेशन में, F ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों इक्वल होंगे, तो उठा के वैल्यू रख दी दोनों की। तो जी एम एम मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू एम जी। तो देखिए यहां पे एम एम कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब मास ऑफ बॉडी का कोई फर्क नहीं आया, चाहे लोहे की बॉडी गिरे, 100 किलो की बॉडी गिरे, चाहे 5 ग्राम की बॉडी गिरे, मास से कोई लेना देना नहीं है। तो G इज इक्वल टू जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां इससे एक और कंक्लूजन आ गया, जरा ध्यान से देखिए, ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी की वैल्यू रेडियस के रिलेशन में है। आइए तो समझ लें इस बात को। हमारी अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, इट इज ऑबलेट स्फीरॉइड। ये थोड़ी दबी हुई है, चपटी है ऊपर से और नीचे से, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल से। इट इज ऑबलेट स्फीरॉइड। तो क्या होता है उससे, जो ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल डायमीटर बिकम ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर। ये पोल से नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये वाली डायमीटर कम हो जाती है, ये डायमीटर ज्यादा है, या कह सकते हैं डायमीटर का आधा रेडियस है, तो रेडियस ऑन द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस टुवर्ड्स द पोल। और ग्रेविटी का इनवर्स रिलेशन है रेडियस ऑफ द अर्थ से, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं या पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो जी की वैल्यू वेरिएट करती है, और मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, वो पोल पर होती है, क्योंकि पोलर रेडियस कम है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको जी की नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलती है, और मिनिमम वैल्यू जी की इक्वेटर के रीजन पे मिलती है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। मींस आप इस पूरे वर्ल्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अर्थ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू बदलेगी, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस के लिए नॉर्मल वे में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व कर लेते हैं। इन दिस वे आपने ये रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी समझ लिया, और जी का इफेक्ट समझ लिया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
अब हम लोग यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ लें। तो देखिए दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको क्लियर है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण, अर्थ के पुल के कारण होने वाला फोर्स है। तो देखिए एमकेएस सिस्टम में इसको बोलते हैं केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट होती है जीएफ, ग्राम फोर्स। मतलब अगर बॉडी 1 किलोग्राम की है तो केजीएफ, और बॉडी अगर 1 ग्राम की गिर रही है टुवर्ड्स द अर्थ या अर्थ के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम की बॉडी या ग्राम में है बॉडी का वेट मास, तो उसको बोलेंगे जीएफ। तो देखिए 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf इज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन ए मास ऑफ 1 kg। यानी अगर 1 किलोग्राम की बॉडी फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ है या अर्थ के ऊपर की ओर जा रही है, उस 1 किलोग्राम की बॉडी पे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटी फोर्स, वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको बोलते हैं केजीएफ। तो उस केजीएफ में वैल्यू कैसे निकालेंगे? एज वी नो एफ इज इक्वल टू mg। तो देखिए फोर्स की यूनिट हमने लिखी केजीएफ, 1 केजीएफ। तो 1 केजीएफ का मतलब मास ऑफ द बॉडी 1 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो बन गया 1 kgf इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने हाथों पर एक बॉडी रख ली, अपने हाथ पे एक बॉडी रख ली या कहीं पे एक बॉडी रखी है, तो उसका वेट mg नीचे को जा रहा है। जैसा कि हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में पढ़ा है, वेट ऊपर को भी लगता है। तो जो ऊपर को फोर्स लगाएंगे आप, अगर बॉडी आपके हाथ में है और वो 1 किलोग्राम की बॉडी है, कितने ग्राम की? 1 किलोग्राम की बॉडी है, और आपने अपने हाथ पे रखी है, तो उसे रोके रखने के लिए जो फोर्स आप ऊपर को लगाएंगे वो कितना होगा? 9.8 न्यूटन, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के रिस्पेक्ट में आएगा, तो वो 9.8 न्यूटन का फोर्स आप ऊपर को लगाएंगे। इसका ये मतलब हुआ, यानी कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो कितने ग्रेविटी फोर्स से गिरेगी? 1 kgf के या 9.8 न्यूटन के फोर्स से नीचे गिरेगी, अगर वो 1 किलोग्राम की बॉडी है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आ जाएं जीएफ पे। सीजीएस सिस्टम में हम जीएफ या ग्राम फोर्स बोलते हैं। तो इट इज दैट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम की बॉडी। तो देखिए एफ इज इक्वल टू mg के रिलेशन में अगेन 1 gf इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। सॉल्व करके आ गया 1 gf इज इक्वल टू 980 डायन्स। ये रिलेशनशिप आ गया इन दोनों का, और ये यूनिट हो गई ग्रेविटी फोर्स की या ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। हम लोग देखते हैं डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट, क्योंकि दो चीजें पढ़ी हमने, एस डब्ल्यू इज इक्वल टू mg, तो एक उसमें मास है, बार बार मास का डिस्कशन करते हैं, और एक होता है वेट। तो देखिए क्या डिफरेंस है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी कंटेन्ड इन द बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन में जिस बॉडी के अंदर जो भी मैटर कंटेन्ड है वो उसका मास कहलाता है। लेकिन वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स, W इज इक्वल टू mg। यहां पे केवल m है, यहां mg है। इट इज ए फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है वो वेट ऑफ द बॉडी कहलाता है। इट इज ए फोर्स, राइट? पहला डिफरेंस। मास इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वेट की तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास की यूनिट एसआई यूनिट किलोग्राम है, और इसकी एसआई यूनिट वेट की न्यूटन है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू mg। तो इसमें न्यूटन आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस का यूज करते हैं, लेकिन वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट आता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट नेवर वेरीज, इट इज फिक्स वैल्यू, मैटर कंटेंट इन द बॉडी है। लेकिन वेट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ जी। जैसे कि हम मून पे चले जाएं, तो मून पे ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 है, तो हमारा वेट भी 1/6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 60 किलो के हैं अर्थ पे, तो वहां जाके 10 किलो के हो जाएंगे। ऐसा लगेगा हमको, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू बदलने से वेट भी बदल जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको जॉट डाउन करके समझ लेने चाहिए। अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी लीनियर मोशन के लिए, वैसे ही वही इक्वेशन का फॉर्मेट बदल के आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या है? बॉडी या तो नीचे से ऊपर को फेंकी जाएगी अर्थ के अगेंस्ट ग्रेविटी के, या टुवर्ड्स द बॉडी नीचे आएगी अर्थ की तरफ। तो इसके रिलेशन में इक्वेशन बनती कैसे हैं और इससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस लॉजिक को समझिए। देखिए ये दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है जिसमें ये ग्राउंड लेवल या अर्थ है, और एक बॉल यहां पर है, यहां से बॉल नीचे गिर रही है।
मींस दिस इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वो सिचुएशन है जिसमें एक बॉल जो है वो नीचे से ऊपर को फेंकी जा रही है, नीचे से ऊपर को फेंकी जा रही है। तो एक एक करके चलते हैं। तो देखिए पहले इस सिचुएशन को देखें जिसमें बॉडी नीचे को आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है बॉडी। तो सिंपल सी बात है, जब आपको ऊपर से बॉल नीचे फेंकना है तो उसे छोड़ देंगे, पकड़े हुए हैं, तो इस समय वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप गिर जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली जाएगी। अब वो जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट लग रहा है, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी v। इतनी देर में जो उसने हाइट कवर करी वो है h। आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसके रिलेशन में तीन इक्वेशन बन जाती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह g लिख दिया, h इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह h लिख दिया, हाइट, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए प्लस का साइन यूज करेंगे जब फॉलिंग बॉडी है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, और यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी। लेकिन अगर बॉडी नीचे से ऊपर को जा रही होती तो आपको इसे फोर्स देना पड़ता, वेलोसिटी देनी पड़ती, तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी, और जिस जगह पे जाके वो जीरो वेलोसिटी हो जाती है वहां तक की जो हाइट कवर्ड होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि हल्के हल्के ऊपर जाने पे वेलोसिटी लॉस होगा एनर्जी का, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इस रिलेशन में इक्वेशन में माइनस का साइन लगा देते हैं, इक्वेशन वही है। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी हम फेंक रहे हैं बॉडी को, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लिखेंगे। इनका यूज करके आपको न्यूमेरिकल निकालने हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए हमने यहां से इसको छोड़ा और यहां आके इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे गिर रहा है, और अगर उतनी हाइट तक हमको वापस उसको फेंकना है तो फिर इसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे देंगे, तो ये उतनी ही हाइट तक वापस चली जाएगी। मींस अगर आप एक बॉडी को ऐसे समझ लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देखिए, और एक जगह पे जाके हाइट जीरो हो जाती है, और जब वो ऊपर से नीचे गिरेगी तो जब वो वापस आएगी तो फिर से उतनी ही वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए जितनी वेलोसिटी से उसे फेंका जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस आएगी। ये नियम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब आपने इसको फेंका, क्योंकि वेलोसिटी सेम थी जाते फेंकते समय और गिरते समय, तो अगर मान लीजिए 3 सेकंड जाने में लगे, उसको ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, यहां वेलोसिटी जीरो हो गई, जब वो वापस आएगी तो फिर से 3 सेकंड लगेंगे। जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो एक कंक्लूजन ये आया, अगर मैं आपसे कहूं हमने किसी बॉडी को फेंका, वो ऊपर गई और नीचे गिरी, उतने में 10 सेकंड लगे, तो जाने में 5 सेकंड लगेंगे और आने में 5 सेकंड लगेंगे। मींस टाइम टू गो अप एंड टाइम टू गो डाउन इज ऑलवेज इक्वल, और जिस वेलोसिटी से बॉडी को फेंका जाता है उसी वेलोसिटी से बॉडी नीचे आ जाती है। ये एक रूल अगर आपको समझ में आ गया और ये लॉजिक समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल निकाल लेंगे इसके आप। So in this way we have completed this chapter. Thank you very much.